बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मम बिल खैर। रब्बिरहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अब्दुर्रऊफ़ जावेद यूट्यूब चैनल की वसात से तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। CTD के वो तमाम एस्पिरेंट्स जिन्होंने रिटन टेस्ट क्वालिफाई किया फॉर इंटरव्यू, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और उनके फर्दर तमाम स्टेप्स के लिए बहुत सी नेक ख्वाहिशात। उन्हीं जो फर्दर मराहिल हैं उनमें से जो वेरी फर्स्ट स्टेप है वो है साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। ये इस हवाले से मुझे मुनीर नियाज़ी का एक शेर याद आया। मुनीर नियाज़ी लिखता है कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। तो ये ज़िंदगी भी एक चैलेंज है, एक चैलेंज ख़त्म होता है तो एक और चैलेंज के लिए इंसान को अपने आप को तैयार करना पड़ता है। तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट की भी तैयारी वैसे ही पैशन के साथ करनी चाहिए जिस तरह हम रिटन टेस्ट को सीरियस लेके उसकी तैयारी करते हैं। ये बहुत बड़ा एक जॉइंट स्टेप था। 16,000 एप्लीकांट्स थे, उसमें से 1819 लोगों को इंटरव्यू कॉल आई है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने वेरी फर्स्ट टाइम पब्लिक सर्विस कमीशन के फोरम पे दरख्वास्त जमा करवाई, तैयारी की, अपीयर हुए, तो उनको वेरी फर्स्ट टाइम इंटरव्यू की कॉल आई, तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त उनके लिए एक्सपीरियंस होगा। उनका इस सिस्टम पे ट्रस्ट बढ़ेगा, उनका एतमाद बहाल होगा इस सिस्टम पे, उनके अंदर हौसला अफजाई पैदा होगी। मज़ीद वो अपने आप को बूस्ट, अपने आप को देखेंगे कि वो भी ये काम कर सकते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू उनकी भी सिलेक्शन हो सकती है। तो इस मरहले को भी ऐसे ही सीरियस लेना है जिस तरह पहले रिटन एग्ज़ाम के लिए आपने तैयारी की और इंशाल्लाह इसके बाद जो अगला स्टेप है वो आपका फाइनल इंटरव्यू है। तो ये सारी चीज़ें आपके ये माइलस्टोन्स हैं। इन माइलस्टोन्स के लिए आपको स्टेपिंग स्टोन चाहिए, तो वो आपकी तैयारी है। आपने माशाल्लाह तैयारी की। हमारा चैनल जो है ये उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो पब्लिक सर्विस कमीशन के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के एस्पिरेंट्स हैं, जो अपनी तकदीर को अल्लाह के फजल करम से, आका दो जहां हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़र करम की वजह से खुद लिखना चाहते हैं, जो इज़्ज़त को, तौक़ीर को तरजीहात की लिस्ट में टॉप पे रखते हैं, उनके लिए हमारा चैनल सर्विसेज दे रहा है। और बाकायदा तौर पर हमारे जो स्टूडेंट्स माशाल्लाह क्वालिफाई जिन्होंने किया है एग्ज़ाम, उनकी बाद में जब उनकी फ़ाइनल सिलेक्शन होगी तो उनकी एक प्रॉपर तरीके से तशहीर भी की जाएगी। अल्लाह उन्हें अपने मकसद में कामयाब करे, अल्लाह उनको इज़्ज़त दे, अल्लाह उनके रिज़्क़ में फरावानी दे। तो आज हमने एक्सक्लूसिवली ये जो अभी हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये स्पेसिफ़िकली साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट के लिए है। इसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला जो हिस्सा इसका है वो है कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट का पर्पज़ क्या होता है। स्टूडेंट को हर लिहाज से अपने आप को क्लियर रखना चाहिए कि मैं ये टेस्ट क्यों देने जा रहा हूँ, पब्लिक सर्विस कमीशन मुझसे इस टेस्ट के दौरान किस किस चीज़ का तकाजा करता है, और बीइंग एस्पिरेंट और बीइंग स्टूडेंट ऑफ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम मुझे किन किन चीज़ों को किस किस तरह कोप अप करना चाहिए। तो ये सबसे पहला हमारा जो इस पोर्शन है हमारे इस सेशन का, वो ये है कि इसका मकसद क्या है। तो इसका मकसद कैटेगोरिकली क्लियर कर लें अपना माइंड, अपना कॉन्सेप्ट कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट का पर्पज़ ये है कि आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या हैं, आपके बिहेवियर्स क्या हैं,
किसी खास सिचुएशन को रेस्पॉन्ड करते हुए आप किस तरह का बिहेवियर शो करते हैं, आपकी थिंकिंग हैबिट्स क्या हैं, आपका वे ऑफ थिंकिंग क्या है, आप इंट्रोवर्ट हैं, आप एक्सट्रोवर्ट हैं, आप सोचते किस तरह हैं, आप अपनी ही बात सुनाते हैं या दूसरे की भी सुनते हैं, आप किसी दूसरे शख्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इत्तेफाक किस हद तक करते हैं और उससे अदम इत्तेफाक किस हद तक करते हैं। अगर उससे अदम इत्तेफाक करते हैं तो आप एक प्रॉपर डेकोरम को मेंटेन करते हुए अदम इत्तेफाक करते हैं, या एक एक्सट्रीमिस्टिक किस्म का आपकी अप्रोच है, आपका वे ऑफ रेस्पॉन्ड है, जिस तरह आप रेस्पॉन्ड करते हैं। तो ये एक जनरल व्यू है कि इस टेस्ट का पर्पस ये होता है कि आप अपने बारे में एक्सप्रेस किस तरह करते हैं। तो जिस तरह मैंने जो भी एग्जाम्स दिए, बड़े बड़े एग्जाम्स दिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कामयाबियां दी, तो उन एग्जाम्स में जब भी साइकोलॉजिकल मेरा इंटरव्यू असेसमेंट टेस्ट होता था, साइकोलॉजिकल इंटरव्यू भी होता था, तो आप सबसे पहले जिस पोस्ट के लिए आप बैठे हुए हैं, जिस पोस्ट के लिए आप पब्लिक सर्विस कमीशन के पैनल के सामने जा रहे हैं, आइदर वो आपका असेसमेंट टेस्ट है, आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट इंटरव्यू है, या आपका फाइनल इंटरव्यू है, तो आप सबसे पहले ये सोचें, अपने आप से क्वेश्चन करें कि मैं किस पोस्ट के लिए जा रहा हूं, मैं किस पोस्ट के लिए जा रहा हूं, वो पोस्ट की नेचर क्या है, उस पोस्ट से पब्लिक क्या एक्सपेक्ट करती है, पब्लिक क्या तकाजा करती है। जब उस पोस्ट की मुबादियात का, उसकी प्री रिक्विजिट्स का आपको आइडिया होगा तो डेफिनेटली आप अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करेंगे। ये आपकी कॉन्शियस एफर्ट है कि जिस पोस्ट के लिए मैं जा रहा हूं उस पोस्ट की प्री रिक्विजिट्स क्या है, पब्लिक क्या एक्सपेक्ट करती है, कि एक पब्लिक ऑफिस बेरर जिस शख्स के पास बतौर कारपोरल सीटीडी के अंदर जिसने अपनी सर्विसेज सर अंजाम देनी है, उससे पब्लिक एक्सपेक्ट क्या करती है, उसका डिपार्टमेंट क्या एक्सपेक्ट करता है, गवर्नमेंट उससे क्या एक्सपेक्ट करती है, उसकी जॉब की नेचर क्या है, सबसे पहले उसको माइंड में रखें और अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करें कि क्या जो मैं लिख रहा हूं मेरी उस पोस्ट की, मेरी उस जॉब की नेचर के अगेंस्ट तो नहीं है। सबसे पहला पॉइंट और बड़ी प्रैक्टिकल ये अप्रोच है कि आप जो भी अपने आप को गेज करते हैं कि मैं इस तरह इस सवाल को रिस्पॉन्ड कर सकता हूं या मुझे इस तरह करना चाहिए, मुख्तलिफ लोग आपको आरा देंगे, इस हवाले से अपना अपना ओपिनियन देंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि सबसे पहले जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं उस पोस्ट की नेचर ऑफ जॉब को सामने रख के आप रेस्पॉन्ड करें कि क्या मैं अगर इसको इस तरह रेस्पॉन्ड कर दूं तो जिस पोस्ट के लिए मैं जा रहा हूं उसकी तो ये रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप किस तरह, आपको वो जो पीपीएससी का इंटरव्यू पैनल का मेंबर है या जो साइकोलॉजिस्ट वहां पे बैठा हुआ है वो आपको कैसे ओके कर सकता है। याद रखिए कि साइकोलॉजिस्ट का जो ओपिनियन होगा पब्लिक सर्विस कमीशन के फाइनल इंटरव्यू पैनल के सामने वो पड़ा होता है और वो बहुत मायने रखता है। अगर वो ये रिकमेंड कर दे कि ये नॉट फिट फॉर दिस पोस्ट, अगर वो लिख दे तो आपका जितना भी रिटर्न में स्कोर अच्छा है, आपका कितना अच्छा फाइनल इंटरव्यू हुआ है, तो वो जीरो हो जाता है। इसलिए बी केयरफुल। सबसे पहले मैं ये नहीं कहता कि बी ओरिजिनल, आप सबसे पहले जिस जॉब के लिए जा रहे हैं उसकी प्रीरिक्विजिट्स देखें, उसकी डिमांड देखें, आपका सीनियर, आपका डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट, बीइंग पब्लिक सर्वेंट आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है, अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करें। जो भी क्वेश्चन आए इस चीज को सामने रखें। यह है इस पूरे असेसमेंट का निचोड़, जो मैं एंड पे भी आपको बता सकता था, लेकिन फर्दर डिटेल में जाने से पहले इस चीज को माइंड में रखिएगा। तो सबसे पहले आप के पास उस दिन जब आप साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट के लिए जा रहे हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस, आपके पास 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर्स होनी चाहिए, आपके पास 2 आपके CNSE की फोटो कॉपीज होनी चाहिए, आपके पास ओरिजिनल CNSE होना चाहिए, आपके पास पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो आपको साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट के लिए जो आपको कॉल लेटर है वो आपके पास होना चाहिए।
उसके अलावा आपके पास ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट या मार्कर होना चाहिए। प्रेफरेबली आपके पास मार्कर होने चाहिए कि मार्कर भी रखें और साथ आप पॉइंटर भी रखें, क्योंकि बाज़ औक़ात जो वो आंसर शीट आपको देते हैं तो वहाँ पे स्याही फैलने का भी अंदेशा होता है। वहाँ पे एक आपकी अच्छी प्रेजेंटेशन हो, एक अच्छे आपने ड्रेसिंग के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अल्लाह की ज़ात के ऊपर एतकाद करते हुए दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जाइए। और माइंड में ये रखिए कि अगर अल्लाह ने आपका रिज्क और इज़्ज़त इस डिपार्टमेंट में रखी है तो इस कुर्रा अर्ज़ की, इस कायनात की कोई कुव्वत आपकी ना इज़्ज़त को कम कर सकती है और ना ही बढ़ा सकती है, और ना ही कायनात की कोई कुव्वत आपके रिज्क को कम कर सकती है या बढ़ा सकती है। इस मुकम्मल इत्काद के साथ, यकीन के साथ दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जाइए। इंशाअल्लाह कायनात का ज़रा ज़रा आपकी फेवर में हरकत में आ जाएगा। कॉन्फिडेंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी ड्रेसिंग, ये सारी चीज़ें आपकी कम्युनिकेशन को सपोर्ट करेंगी। अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन जो आपका स्किल है, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये प्रैक्टिस से मज़ीद इम्प्रूव होता है। बार बार जब आप पब्लिक सर्विस कमीशन के पैनल के सामने पेश होते हैं, अपीयर होते हैं या अदरवाइज किसी पब्लिक गैदरिंग में जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि आफ्टर सम टाइम आपकी जो रेपिटेशन होने के बाद ये चीज़ और इम्प्रूव होती है। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर अल्लाह के ऊपर आपका एतकाद है, आपने जिस सीट के लिए जा रहे हैं उसके प्री रिक्विजिट्स का आपको पता है, आप अल्लाह के इनाम याफ्ता लोगों में हैं कि आप 16,000 लोगों को compete करके इस स्टेज पे पहुंचे हैं और आप एक लकी पर्सन हैं। अल्लाह की रहमत आपके साथ शामिल हाल है, ये जहन में रखिएगा। और कोई रिश्वत, कोई सिफारिश के अंसर को जहन में ना रखिएगा। जब आपके माइंड में हल्का सा इसका अंसर आ गया तो याद रखिएगा कि ये आपके कॉन्फिडेंस को शैटर करने के लिए एक तबाहकुन हथियार साबित हो सकता है। और अगर पैरेलल इसके, अगर आपका अल्लाह के ऊपर एतकाद हुआ, आपकी जुबान पे दुरूद शरीफ जारी रहा, बावुज़ू होकर गए, आप अच्छी ड्रेसिंग के साथ गए, ग्रेसफुल ड्रेसिंग के साथ गए, तो इंशाअल्लाह ये जो हमारा ये पूरा एक डिस्कशन का हमारा जो सेशन है, इसको आपने ऑब्जर्व किया इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट, मनोअन अगर इसके ऊपर अमल किया, तो मैं आपको अल्लाह को गवाह बना के कहता हूं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ कामयाबी आपका मुकद्दर ठहरेगी। सो ये एक ऐसा पैकेज है जो आपने हर सूरत करके जाना है, और ये वो बातें हैं जो मैंने अपनी ज़ात के ऊपर आजमाई हैं। अल्लाह ने बड़े बड़े इम्तिहानों में से अल्लाह ने निकाला है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और बड़े बड़े जो अच्छे स्कूलों से, अच्छे कॉलेजेस से, अच्छे बैकग्राउंड के लोग थे, अल्लाह ने उनके मुद्दे मुकाबल खड़ा किया और अल्लाह ने फतह से हमकिनार किया। तो उसी बुनियाद पर, उस तजर्बे की बुनियाद पर आपसे ये शेयर कर रहा हूँ कि दुरूद शरीफ, अच्छी ड्रेसिंग, अपने सब्जेक्ट पे कमांड, जिस सीट के लिए आप जा रहे हैं उसके इन्स एंड आउट्स का आपसे बेहतर कोई ना जानता हो। अल्लाह के ऊपर इत्काद, दुरूद शरीफ आपकी जुबान के ऊपर बावजूद होकर जाइए, अच्छी ड्रेसिंग के साथ जाइए। ये सारी चीजें आपके कॉन्फिडेंस को इंशाल्लाह बिल्डअप करेंगी। और फिर आंखों में आंखें डाल के बात करें। जब आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, वहां पे सिर्फ अपनी बात नहीं सुनानी, अपनी बात भी सुनाइए, अपनी जगह बनाइए उस ग्रुप में, दूसरे की बात को एक ग्रेसफुली ओके करते हुए या उससे अदम इत्तेफाक करते हुए, ग्रेसफुली, उसकी तज़हीक ना हो, उसकी तौहीन ना हो, नपे तुले और जचे हुए लफ्ज़ों के अंदर आप अपना जवाब दें। उर्दू में देना चाहें उर्दू में दें, इंग्लिश में देना चाहें इंग्लिश में दें। लेकिन उसके लिए मेरा प्रिंसिपल और उसूल ये रहा है कि अगर आपसे क्वेश्चन उर्दू में किया गया तो उसको आप रेस्पॉन्ड उर्दू में करें, और अगर आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन किया गया तो अकॉर्डिंगली उसको आप भी इंग्लिश में रेस्पॉन्ड करें। कोई मुज़ायका नहीं। अगर इंग्लिश में हुआ है क्वेश्चन, आप कह सकते हैं उन्हें कि सर मैं इजी फील करता हूं अगर मैं उर्दू में इसका जवाब दूं, लेकिन वो अपने कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है। आप मुतज़लज़ल नहीं होंगे। आप जब अंडर कॉन्फिडेंट होके बात करेंगे तो सामने साइकोलॉजिस्ट बैठा है, वो बड़े महान लोग हैं, अपने अपने फील्ड के मजे हुए लोग होते हैं, वो आपको एक सेकंड में कैलकुलेट और गेज कर लेते हैं। सो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, दायरा असर में नहीं आना, अल्लाह के ऊपर इत्मीनान रखना है, इंशाल्लाह कामयाबी आपको मुकद्दर ठहरेगी। ये एक ओवरव्यू था कि आपने प्री रिक्विजिट्स, जिस तरह मैंने कहा कि बॉल पेन आपके पास होनी चाहिए, ऐसे ही मैंने कहा अच्छी ड्रेसिंग होनी चाहिए। जिस तरह मैंने कहा आपने CNEC लेके जाना है, ऐसे ही मैं आपको कह रहा हूं कि दुरूद शरीफ और अल्लाह के ऊपर एतकाद,
जैसे सीएनए से जरूरी है वैसे बावुजू होना जरूरी है, और जैसे बावुजू होना जरूरी है वैसे बालपन और दुरूद शरीफ आपके साथ होना चाहिए। तो इंशाल्लाह आपके कॉन्फिडेंस को कोई चीज शटर नहीं कर सकती। ये मेरी तमहीद थी। अब जिस तरह आपको वहां पे माहौल का सामना करना पड़ेगा, उसमें सबसे पहले वो आपको 3 फॉर्म देंगे। जो फर्स्ट फॉर्म है उसको बायोडाटा फॉर्म कहते हैं। उसमें 10 to 15 क्वेश्चंस होते हैं। अभी वो आपसे मैं डिस्कस करता हूं। सबसे पहला, आपको अपना पीपीएससी का जो ये सीटीडी के अंदर कारपोरल का एग्जाम था रिटर्न, आपको उसका रोल नंबर हर सूरत में याद होना चाहिए। रोल नंबर अगर याद हुआ तो सबसे पहले आपसे वो पूछेंगे, उस प्लेटफॉर्म के अंदर रोल नंबर का स्पेस बना होता है, वहां पे आप रोल नंबर लिखिएगा। अगर आप भूल गए रोल नंबर तो फिर उससे एक नेगेटिव इंपैक्ट जाता है, अदरवाइज उससे आपको रिजेक्ट नहीं कर देंगे, वो नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा कि ये लड़का इतनी जल्दी अपना रोल नंबर भूल गया। इसलिए अगर भूल भी जाए खुदा ना खास्ता तो इसमें घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं। मैंने पहले कहा है, अगर आपका रिस्क इस महकमे के अंदर लिखा हुआ है तो कुरारस की कोई चीज आपका रिस्क ना कम कर सकती है, ना ज्यादा कर सकती है, और ना दे सकती है अगर अल्लाह ने लिखा हुआ है तो। और अगर अल्लाह ने नहीं लिखा हुआ तो कायनात की कोई ताकत आपको ये रिस्क नहीं दे सकती। और इज्जत के लिए भी यही प्रिंसिपल है। सो अगर कोई पॉइंट मिस हो जाता है तो अल्लाह के ऊपर आपका एतकाद जो है ना वो मुतजल्जल नहीं होना चाहिए, वो शेक नहीं होना चाहिए। दैट शुड बी अनशेकेबल, वो गैर मुतजल्जल होना चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको रोल नंबर का बताया, उसके बाद आपका नाम, आपका सीएनएसी नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये नोट कर ले मेरी चीजें। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ आपकी एज कितनी है, इतने साल, इतने महीने और इतने दिन, ये आपने प्रैक्टिस करके जानी है। आप बड़ी से बड़ी एकेडमी में चले जाएं, आप 25,000, 30,000, 40,000 फीस दे के भी यही चीजें हैं। मेरा 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस रहा है, मैंने तो यही चीजें देखी हैं। आप कहीं भी चले जाएं यही चीजें हैं। यहां आपको मुफ्त मिल रही है ये बात। आप साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए कहीं भी जाएंगे यही चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं। मुझसे बेहतर होंगे बताने वाले, लेकिन मेरी इस चीज को सामने रखिएगा कि अगर अल्लाह के ऊपर आपका एतकाद हुआ, अगर कोई चीज मिस भी हो गई तो आपने अपना एतमाद, कॉन्फिडेंस शेक नहीं करना, ये याद रखिएगा। उसके बाद सीएनएसी नंबर, आपकी एज, डेट ऑफ बर्थ क्या है, कितने साल, कितने महीने, एग्जैक्ट उस दिन का आपने निकाल के जाना है। उसके बाद टेम्परेरी और परमानेंट एड्रेस आपको पता होना चाहिए। आपके अब्बू का नाम, फादर नेम, उनकी एज कितनी है, कितने साल, कितने महीने, दिन भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि मेरे वालिद साहब की एज 45 ईयर्स है, मेरे वालिद साहब की एज 50 ईयर्स है, जितनी भी है आपको पता होना चाहिए, वो लिख के जाइए। उसके बाद अब्बू का प्रोफेशन क्या है वो आप लिखेंगे, वो पूछेगा आपसे। उसके बाद मदर आ जाता है, मदर नेम, स्पेलिंग आप सेट करके जाइएगा। अक्सर लोग भूल जाते हैं अम्मी के स्पेलिंग कभी, क्योंकि रूटीन में प्रैक्टिस यानी आपकी रही नहीं होती। वालिद का नाम हमेशा लिखा जाता है। वहां पे थोड़े टाइम के अंदर, ये आपके पास 30 मिनट्स होते हैं, उस कैलकुलेटेड टाइम में आपके ऊपर एक प्रेशर भी होता है, एक किस तरह का माहौल बना होता है। वहां पे आपने ओवर राइटिंग से बचना है, आपने कटिंग नहीं करनी, ओवर राइटिंग से बचना है। कॉन्फिडेंस को, अपने नर्व्स को अपने कंट्रोल में रख के, कॉन्फिडेंस को मेंटेन रख के खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट करिए हर चीज को। आपकी प्रेजेंटेशन आपकी पर्सनैलिटी ट्रेड्स को एक्सप्रेस कर रही होती है कि इंसान किस पैराए में कितना डिसिप्लिन्ड है, किस तरह चीजों को कैलकुलेट करता है और लेके चलता है। अम्मी के नाम के स्पेलिंग मत भूलिएगा, इसको सेट करके लिख के लेके जाइएगा। अम्मी की एज का आपको पता होना चाहिए। अगर अम्मी गवर्नमेंट जॉब करती हैं तो उनकी जॉब का आपको पता होना चाहिए, उसका नाम लिखिएगा। अगर अम्मी जॉब नहीं करती गवर्नमेंट, आप हाउस वाइफ लिख दीजिएगा, जस्ट यही लिख देना है। उसके बाद ऑक्यूपेशन यही है जो मैंने आपको बता दी है, वालिद का और वालिदा का, फादर और मदर दोनों चीजें हो गई। उसके बाद आप कितने भाई हैं और कितनी बहनें हैं, वो पूछता है सीक्वेंस वाइज लिखें। लाइक मेरी 7 बहनें हैं और हम 3 भाई हैं। सबसे बड़ी मेरी बहन है, उसके बाद मेरा भाई है, फिर मेरी बहन है, फिर मेरी बहन है, फिर मेरा नंबर है, उसके बाद मेरा भाई है, फिर मेरी सिस्टर्स हैं। तो ये जो सीक्वेंस है, ब्रदर, अगर सिस्टर सबसे बड़ी, एस, उसकी एज, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका प्रोफेशन,
ये 3 चीजें आपको हर स्टूडेंट पता होना चाहिए। इस सीक्वेंस के साथ आपने चलना है। 30 मिनट्स हैं आपके पास। जहां पे आपका आएगा, लाइक ऊपर सिस्टर है एस लिख दिया, नीचे ब्रदर है बी लिख दिया। जहां पे आपका आएगा आपने एक्स मेंशन करना है, एक्स। आगे आपकी वही डिटेल, उस डिटेल में यानी आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एज, डेट ऑफ बर्थ, टोटल एज कितनी है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। उसके अलावा आपकी सिस्टर की क्वालिफिकेशन भी आएगी, ये मत भूलिएगा। फिर आपका एक पर्सनल जब फॉर्म उसको फिल कर रहे हैं, उसमें एंड पे वो पूछेगा मैट्रिक, एफएससी, बीएससी। आप अपनी डिग्री निकाल के अपना रिजल्ट कार्ड मैट्रिक का, एफएससी का, बीएससी का निकाल के अपना रोल नंबर देख लें। आपको अपना रोल नंबर है मैट्रिक, एफएससी, बीएससी का याद होना चाहिए। सेशन कौन सा है, 2007 से 9 है, 2004 से 6 है। जो भी मैट्रिक का सेशन है उसका रोल नंबर और कौन सा आपका स्कूल था, आपका कौन सा बोर्ड था। ऐसे ही एफएससी में आपका रोल नंबर क्या था, आपके सब्जेक्ट क्या थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स था, कंप्यूटर साइंस था, स्टेट मैथ, इकोनॉमिक्स था, व्हाटसोएवर जो भी था, आपको इन सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद आपके टोटल मार्क्स कितने थे, आपने कितने हासिल किए, और ये इसकी परसेंटेज कितनी है, मत भूलिएगा परसेंटेज निकालना। ये प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि उस टाइम 30 मिनट्स में आपको ये पता नहीं चलना कि क्या इसकी परसेंटेज निकलती है। अगर आपने ये ना किया हो तो आपके लिए ये मसला बन सकता है। फिर जब टोटल ब्रदर्स का, सिस्टर्स का अपना लिख दिया सीक्वेंस वाइज, अपनी क्वालिफिकेशन लिख दी, रोल नंबर लिख दिया, अपने मैट्रिक, एफएससी, बीएससी के किस स्कूल से, किस बोर्ड से की है, ये अजबर हूं आपको ये लिख के, उसके बाद टोटल मार्क्स कितने हैं, उसमें से हासिल करदा मार्क्स कितने हैं, और आपकी परसेंटेज कितनी है, ये चीजें लिखी जाएंगी। उसके बाद आपकी टोटल फैमिली की इनकम कितनी और एक्सपेंडिचर्स कितने हैं, ये चीजें आ जाएंगी। अगर आप मैरिड हैं तो आप अपनी स्पाउस का, अपनी वाइफ का नाम, उसका प्रोफेशन मेंशन करेंगे और उसकी एज मेंशन करेंगे और उसकी क्वालिफिकेशन मेंशन करेंगे। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आपकी अपनी इनकम कितनी है, आपके एक्सपेंडिचर्स कितने, एक्सपेंसेस कितने हैं। उसके बाद अगर किसी ने कोई सर्विस की है, लाइक मैं इससे पहले, पुलिस में आने से पहले मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में था, मैंने वो अपनी एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैं किस ग्रेड में था, मैंने कितने साल सर्विस की, वो आपने मेंशन करनी है। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर किसी प्रोफेशन में आपके कोई एक्सपीरियंसेस हैं, आपके अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स मिले हैं, आप वो मेंशन करेंगे। आपको पता होना चाहिए, एग्जैक्ट लिखिएगा, प्रूफ के साथ लिखिएगा। अगर आपने कोई अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं, अगर मिले हैं तो मेंशन करिएगा, अदरवाइज मेंशन ना करिएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपने कभी आउट ऑफ कंट्री विजिट किया है, वो लास्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ कंट्री विजिट किया है, किस साल में किया है, किस मुल्क में किया है, और अगर आपको याद आए तो किस एयरलाइन के थ्रू किया है, ये मत भूलिए। क्योंकि एयरलाइन मैंने भी किया था, मैंने साइकोलॉजिकल असेसमेंट में किया था, उसमें एयरलाइन का भी पूछा हुआ था, तो कौन से साल में, किस कंट्री में, कौन सी एयरलाइन के थ्रू किया था, ये मत भूलिएगा लिखना। क्योंकि जब आप एयरलाइन नहीं लिखते, तो जब आप ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट के बाद जब साइकोलॉजिकल असेसमेंट इंटरव्यू पैनल के सामने बैठते हैं, तो यही फिर बार में उनके सामने होता है, वो पूछ लेते हैं आपसे, हाँ जी आप मलेशिया गए थे, आप जर्मनी गए थे, हाँ जी कौन सी एयरलाइन के थ्रू गए थे। एक्सपेक्ट किया जाता है ना कि एक बंदा गया है, साल पहले, 2 साल पहले गया है, ऑफ एंड ऑन तो नहीं जाता ना, कभी कभार जाना होता है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट होता है, तो इसको ये याद होगा कि किस एयरलाइन के थ्रू गया है। तो आप कोशिश करिए, अगर आप गए हैं तो ये जरूर मेंशन करिएगा। ये बायोडाटा फॉर्म था जिसके आपके 10 to 15 क्वेश्चंस हैं। ये सारा आपको बायोडाटा फॉर्म है, ये 30 मिनट्स का होता है। नेक्स्ट जो दूसरा फॉर्म आपके सामने आएगा वो इंट्रोडक्टरी फॉर्म आएगा। अच्छा, एक और चीज भूल गया, आपके इस फॉर्म में जो बायोडाटा फॉर्म है, इसमें आपके डिजीज या डिसेबिलिटी के बारे में पूछा जाता है। अगर आपको डिजीज है, अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो भी मेंशन करिएगा, छुपानी नहीं है, क्योंकि उनको पता चल जाता है हर चीज का। आप जब आपकी वेरिफिकेशन होती है तो फिर वो आपका एक नेगेटिव इंपैक्ट आता है, होना उससे कुछ नहीं है, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी का एक नेगेटिव एस्पेक्ट और इंपैक्ट उसका क्रिएट होता है। आखिर में आप अपने जिम्मेदारी का सिग्नेचर करिएगा।
तो ये आपका पहला फॉर्म कंप्लीट हो जाता है इससे। अब दूसरा फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है। इसमें आपने ये 20 मिनट्स के अंदर आपने अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना होता है। आपका नाम क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है, वही जो आपने पहले लिखा। आप कितने भाई हैं, कितनी बहनें हैं, आपने वही जिस तरह पहले लिखा। मैट्रिक कहां से किया, किस साल में किया। उसके बाद आपने एफएससी, बीएससी किस साल में, कितने मार्क्स टोटल थे, उसमें से कितने आपने हासिल, कितने परसेंटेज के साथ। अगर आपकी कुछ डिस्टिंक्शन है, ये काइंडली पढ़ लीजिएगा, अगर आपकी कुछ डिस्टिंक्शन है तो वो मेंशन करिएगा। ये आपका लाइट सा इंटरव्यू आ जाता है। कहां से आप ताल्लुक है, आपका ताल्लुक कहां से है, आप हल्का सा वो मेंशन करिएगा। लेकिन यहां पे मैं चीज एक वाजे कर दूं कि जब आपका साइकोलॉजिकल इंटरव्यू होगा, जब आपने लिखा, जब आपने अपना इंट्रोडक्शन एक ब्रीफ सा और प्रीसाइज अपना इंट्रोडक्शन दिया, तो उसमें आप मेंशन करते हैं, लाइक मैं अगर आप अपना इंट्रोडक्शन करवाऊं तो मैं कहता हूं कि आई एम अब्दुर्रऊफ जावेद, माई फादर नेम इज हयात मोहम्मद जावेद, आई हेल फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर, तहसील चिश्तियां, सब तहसील डहरावाला, चक नंबर 202 मुराद। तो मैंने जब तहसील चिश्तियां का लिख दिया, तो जब ये मेरा फॉर्म इंटरव्यू साइकोलॉजिकल पैनल के सामने जाना है, तो वो आपसे चिश्तियां के बारे में पूछेंगे। सो आप जब इंटरव्यू, ये आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट है, ये ना सोचिएगा कि बाकी चीजें मैं फाइनल इंटरव्यू के लिए तब मैं तैयार करूंगा। आपने अपने आप के बारे में जब जानना है ना, तो आपका अपना आप से मुराद ये है कि आप जहां पे रहते हैं, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, जो आपकी तहसील है, जो आपका विलेज है, जो आपका टाउन है, उसके बारे में ये शख्स क्या जानता है। ये बहुत एक साउंड किस्म का पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है अपने इंटरव्यू पैनल के सामने कि इस शख्स को अपने आप के बारे में, अपनी सराउंडिंग्स के बारे में पता है। सो इस चीज को लाइट ना लीजिएगा। ये आपका इंट्रोडक्शन है। उसके बाद अलग पॉइंट्स बने होते हैं जिसमें 2-2, 3-3 लाइनें उसने छोड़ी होती हैं। आपने अपने इंटरेस्ट और हॉबीज मेंशन करने होते हैं। उसके बाद सोशल, आप जो फ्रेंड्स हैं वो क्या करते हैं, उसके हवाले से आपको 2 या 3 फ्रेंड्स का पता हो जो अच्छी पोजीशन पे हूं या एक स्ट्राइव कर रहे हूं, उनके बारे में जो मोटिवेशन आपको मिले, आपका मोटिवेशनल सोर्स क्या है, इसके हवाले से आप बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। थैंक यू। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका मोटिवेशनल सोर्स क्या है। इस हवाले से आप क्लियर होके जाएं कि मेरा ये शख्स, ये पर्सनैलिटी, मेरे वालिद साहब, मेरी मदर, मेरी सिस्टर, या मेरा फलां दोस्त, मेरे मोहल्ले का फलां लड़का, मेरी फैमिली का मेरा फलां रिलेटिव मेरा हमेशा से सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहा है। इस हवाले से कैटेगोरिकल अपना ओपिनियन बना के जाइएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन जो आपका परफॉर्मा है उसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसके डिटेल इंटरव्यू में उसी परफॉर्मे को सामने रख के वो आपसे डिटेल पूछते हैं। उसके बाद आपके गोल्स और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं ये पूछे जाएंगे। अचीवमेंट्स ऑफ लाइफ क्या हैं, फेलियर्स इन लाइफ क्या हैं, और उसके बाद आपने उन फेलियर से लेसन क्या लर्न किए हैं। इंटेलिजेंटली इन चीजों को आपने टैकल करना है। उसके बाद आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। ये बड़ी कंफ्यूजिंग एक एस्पेक्ट होता है। तो मेरा हमेशा से अपनी जात के ऊपर मैंने इस चीज को अप्लाई किया है। अपने स्टूडेंट्स को मैंने ये बताया है कि आप अपनी वीकनेस भी वो बताएं जो आपकी जुबानी चीज नजर आए। यानी बाज़ औक़ात आपकी वीकनेस भी आपकी स्ट्रेंथ लगती है। तो लाइक मैं कहूं कि जब तक सुबह उठ के मैं वॉक ना कर लूं, मैं बाज़ औक़ात इसको समझता हूं कि ये मेरी वीकनेस है। वीकनेस क्यों है? इससे मेरी बड़ी चीजें कंप्रोमाइज हो रही होती हैं। लाइक मेरी आदत है कि सुबह मैंने हर सूरत में उठ के अखबार पढ़ना है, और मुझे और भी अगर जरूरी असाइनमेंट्स हैं तो वो कंप्रोमाइज हो रही होती हैं। मेरी हैबिट है कि अगर मैं किसी बुक को पकड़ लूं तो उस वक्त तक मुझे चैन नहीं आता जब तक मैं उसको खत्म ना कर लूं। तो ये एक वीकनेस है क्योंकि मेरी बड़ी चीजें इससे कंप्रोमाइज हो रही होती हैं। लेकिन ये मेरी वीकनेस पॉजिटिव चीज भी है कि मैं इस काम को एक दफा हाथ डाल लूं फिर उसको मैं एंड तक कंक्लूड करके छोड़ता हूं। इस तरह करके आपने अपनी वीकनेस भी बतानी है कि वो आपकी पॉजिटिव चीज भी नजर आए। उसके अलावा एक और चीज कि बाज़ औक़ात ना वो आपकी फेलियर्स को सामने रख के क्वेश्चन आपसे ये करता है
कि क्या आप अपनी जिंदगी से मुतमईन हैं? ये क्वेश्चन लिखा हुआ भी आएगा। आप कहते हैं जी मैं मुतमईन हूं। फिर आपसे इस सवाल को वो लफ्जों का हेर फेर करके पूछता है कि अगर आपको जो जिंदगी आपने 20, 25, 27, 30 सालों में गुजारी है, अगर आपको दोबारा जिंदगी गुजारने का मौका मिले, आप दोबारा अपना दुनिया के अंदर दोबारा आते हैं और आप जवान होते हैं, FSC करके, BSc करके, जैसे आप इस स्टेज पे आज तक पहुंचे हैं, आप वैसे ही जिंदगी गुजारना पसंद करेंगे जैसे गुजारी है, या इसमें कोई रद्दोबदल करेंगे? जब आप कहेंगे जी मैं वैसे ही पसंद करूंगा, ये बहुत एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि इस इंसान को कोई रेगरेट नहीं है, ये मुतमिन शख्स है, ये जिंदगी को एक पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ एक पॉजिटिव प्रिज्म में देखता है। ये चीज बड़ा एक हेल्दी मैसेज क्रिएट करती है। इस चीज को सामने रखिएगा। सो ये 20 मिनट्स का एक परफॉर्मा था जिसको हम इंट्रोडक्शन का परफॉर्मा कहते हैं। फेलियर्स भी अपनी वो मेंशन करिएगा जो आपका फिर बाद में मोटिवेशन बनती है। ऐसी कोई फेलियर मेंशन ना करिएगा जो आपको मजीद डाउन करे, जो आपकी पर्सनैलिटी पे नेगेटिव इंपैक्ट डाले। हमेशा उस नाकामी हमेशा कामयाबी का पहला जीना होती है। इस पर्सपेक्टिव में आप अपनी फेलियर्स को मेंशन, हर इंसान की जिंदगी में ये मेंशन ना करिएगा मेरी जिंदगी में कोई नाकामी नहीं है। नाकामियां हर शख्स की जिंदगी में आती हैं। हम इंसान हैं, हम मजबूर हैं, हम कमजोर हैं, हम जल्दबाज हैं। अल्लाह ने हमें कहा है वो हमारा खालिक है, हम उसकी मखलूक है। उसने हमें कहा है कि ये कमजोर हैं, तो फेलियर हमारी जिंदगी में आती हैं। तो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि मैं हर फेलियर को अपनी कामयाबी का पहला जीना समझता हूं। हर फेलियर ने मुझे मजीद मोटिवेशन दिया है। सो इस तरह अपनी फेलियर्स को लेके आइएगा। अब फॉर्म नंबर 3 है वो 60 मिनट्स का है और उसमें 90 से 120 क्वेश्चंस हैं। याद रखिएगा कि ये रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे। वो बार बार लफ्जों का मुख्तलिफ चुनाव करके, लफ्जों को घुमाकर, उलझाव पैदा करके सेम क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। तो मैंने सबसे पहले बात की थी कि आप अपनी जॉब की प्रीरिक्विजिट्स को, उसकी मवादियात को, उसकी जरूरियात को सामने रखिएगा, उसकी नेचर को सामने रखिएगा। उसको सामने रख के आप अपनी पर्सनैलिटी को इग्नोर कर दें। एक दफा आप सोचें कि अगर मैं बीइंग CTD के अंदर यानी बीइंग कॉर्पोरल खड़ा हूं तो मुझसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मैं हाइपर ना हूं, मैं स्टेडफास्ट रहूं, मैं मजबूत हूं, मैं बुज़दिल नहीं हूं, मैं अपने मुल्क पे मर मिटने वाला शख्स हूं, मैं अपने सीनियर के लॉफुल ऑर्डर्स को हर सूरत में इंप्लीमेंट करूंगा। ये चीजें हैं जो क्वेश्चंस रिपीट होंगे। अगर इन रिपीटेड क्वेश्चंस के अंदर आपका तजाद आ गया, आपकी कंट्रोवर्सी आ गई, तो फिर उसका नेगेटिव इंपैक्ट आएगा और जो साइकोलॉजिस्ट है वो देख लेता है कि ये फेक अपने आप को पेश कर रहा है। इस दौरान उस चीज को सामने रख के पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव नहीं सोचना। पॉजिटिव रहना है, दूसरे के ओपिनियन का रिगार्ड करते हुए, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ। उसके अलावा पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ इन सारी चीजों को, ये जो क्वेश्चंस हैं, आप इनको टैकल करना है। उसके अलावा हमेशा, क्योंकि ये पब्लिक ऑफिस है, पब्लिक जॉब है, अपने आप को इंट्रोवर्ट नहीं रखना। आपको तन्हाई पसंद नहीं होना चाहिए। आपको महफिल के अंदर बैठ के अपना ओपिनियन देने वाला शख्स पेश करना चाहिए, क्योंकि आप पब्लिक ऑफिस के अंदर जा रहे हैं। एक आप लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का हिस्सा बनने जा रहे हैं, पब्लिक डीलिंग है आपकी। तो अपने आप को आपने इंट्रोवर्ट शो नहीं करना, एक्सट्रोवर्ट आपने शो करना है। इसके अलावा जो आखिरी हिस्सा आएगा वो फिल इन दी ब्लैंक्स आएगा, और फिल इन दी ब्लैंक्स वही हैं जो ऊपर सारे क्वेश्चन रिपीट उन्होंने किए हैं। उन्हीं को लेके वो आपका एप्टीट्यूड को, आपकी इंटेलिजेंस को सामने रखते हुए वो फिल इन दी ब्लैंक्स होंगी। पॉजिटिव उसमें रहना है, ये सोचना है कि ये जॉब के अंदर मैं एक कॉर्पोरल हूं, मैं एक अफसर हूं, तो मुझसे बीइंग ऑफिसर और बीइंग पब्लिक ऑफिस होल्डर क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। इस हवाले से आप पॉजिटिव हो के अल्लाह के ऊपर तवक्कुल रख के उसको आंसर करें। और जब
आपका ये काम मुकम्मल हो जाए, रिटन का पोर्शन, रिटन के फेजेस मुकम्मल हो जाए, दुरूद शरीफ पढ़ के, आयतुल कुर्सी पढ़ के इन पेपर्स के ऊपर फूंकिए और फिर इजी होके जाके अल्लाह का शुक्र अदा करें। पानी के सिप फॉर्म में छोटे छोटे घूंट लें। ये नहीं कि पूरे आपने 2 गिलास ले लेने हैं। एक आप फेज से गुजरे हैं, नर्व शेकिंग गेम थी, नर्व शेकिंग टेस्ट था, आपके नर्व चेक किए गए हैं, अपने आप को आपने कूल रखा है। इस सारे जो प्रोसेस चला है उसके बाद सिप्स फॉर्म में आप पानी के छोटे छोटे घूंट लें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, इजी होके ग्रेसफुली बैठें, गपशप करें। उसके बाद आपको अपनी टर्न पे इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया जाएगा। अगर उस इंटरव्यू जो साइकोलॉजिकल पैनल ने आपका इंटरव्यू करना है उससे पहले ग्रुप डिस्कशन होती है, तो ग्रुप डिस्कशन के लिए याद रखिएगा कि 15-15 लोगों का एक ग्रुप बैठता है। उसके अंदर एक आइडिया दे दिया जाता है, उस आइडिया के ऊपर हर एक ने अपना ओपिनियन देना होता है। एक टॉपिक है, 15 मिनट हैं, 15 लोग हैं, एक ग्रुप है, इसके अंदर आपने अपना ओपिनियन देना है। अब उन्होंने ये नहीं कहना कि अब्दुल पहले बात करे, सलीम बाद में बात करे, नजीर खान बाद में बात करे, सकलैन बाद में करे, अंस बाद में करे, नहीं। उन्होंने कहना है कि ये ग्रुप, ये आपका टॉपिक है, आपके 15 मिनट हैं, आपने खुद अपनी जगह बनानी है, जो मर्जी पहले शुरू कर दे। तो उसमें कोशिश करिए कि आप आइडिया को ब्रेक करें। पॉजिटिव होना है, पॉजिटिव होके उसके एंटी बात करनी है, एंटी बात करें, उसकी फेवर में बात करनी है, लेकिन 1 सेकंड के अंदर जैसे अभी डिस्कशन हो रही है ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लें। अगर आप इतने उस टॉपिक के बारे में ऑलरेडी प्रीपेयर्ड हैं तो आप उसको ब्रेक करें। हमारे साइकोलॉजिस्ट ने हमें यह कहा था कि कोशिश करिए कि आप उसको ब्रेक करें। उसमें लॉजिक क्या है? उसमें लॉजिक यह होता है कि उस टाइम आपको 3 लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। उससे आइडिया यह जाएगा कि यह बंदा लीडर है, यह लीड करने वाला बंदा है, इसके पास नॉलेज है, इसके पास कॉन्फिडेंस है, इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं। यह उसका पर्पस था। लेकिन अगर आप समझते हैं कि मैं उस पोजीशन में नहीं हूं, अगर मैंने लीडर शो करने के लिए मैंने आइडिया ब्रेक कर दिया, तो मेरे जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे, आर्ग्यूमेंट्स लॉजिकल होने चाहिए, इंटेलिजेंटली होने चाहिए, अच्छे लफ्जों के साथ बात करें, एक मिडल सी टोन में बात करें, ना ज्यादा ऊंची हो ना ज्यादा नीची हो, इतनी आवाज हो कि अगले बंदे को पिंच ना लगे, इतनी कम ना हो कि अगले बंदा इरिटेट हो। इस बैलेंस के साथ एक ऑफिसर के तौर पर बात करें। आपकी बात के अंदर वजन होना चाहिए, आपका जो आइडिया है, आपका ख्याल है, इंटेलिजेंट नजर आना चाहिए, मैच्योर नजर आना चाहिए, और अच्छे तरीके से ग्रेसफुली बीइंग एक ऑफिसर आप उसको रेस्पॉन्ड करें। अगर आप ब्रेक नहीं कर सकते तो आपने अपनी खुद बात आगे जगह खुद बनानी है। जैसे ही किसी ने खत्म किया है, साथ शुरू कर दें। मेरा फाजल दोस्त ये बात कर रहा था तो मैं उससे इत्तेफाक करते हुए उसकी बात को ऐसे आगे बढ़ाऊंगा, तो उसमें अपना ऐसे आपका ये कनेक्टिंग एक सेंटेंस है जो हमें बताया गया था। मैं जिसे हम कहते हैं मेरे मुहतरम दोस्त ने, तो हमें कहा गया था मेरा फाजिल दोस्त जिस तरह ये बात कर रहा था, मैं उसकी बात से इत्तेफाक करते हुए इस बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहूंगा कि फलां, लाइक हमें जो टॉपिक दिया गया था वो ये था कि क्या मदारिस हुकूमती तहवील में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो मैंने कहा था बिल्कुल होने चाहिए, और वो मैंने आइडिया ब्रेक नहीं किया था। लेकिन जैसे ही दूसरा या तीसरा मेरा नंबर था तो मैंने एक बड़ा इंटेलिजेंटली, एक अच्छे तरीके से ग्रेसफुली अपना माफी ज़मीर बयान किया, और अपने दोस्त की, मुझसे पहले जिसने कहा, मैंने माइंड बना लिया था हाँ जी बिल्कुल हुकूमती तहवील में होना चाहिए। तो जिस दोस्त ने ये कहा कि बिल्कुल होना चाहिए, मेरा हम ख्याल निकला, जैसे ही उसकी बात खत्म हुई नहीं, होने लगी, तो मैंने शुरू कर दिया। अब उस टाइम 2 या 3 या 4 5 और भी लोग शुरू करने लगे होते हैं। अगर आपने शुरू कर लिया है तो कोशिश करें कंटिन्यू करें। ये नहीं कि उसने शुरू किया है तो आप चुप हो जाएं, नहीं, जगह ऐसे ही बननी है। आपके पास टाइम थोड़ा होगा, अगर आप लेट होते जाएंगे तो आपके ऊपर प्रेशर आता जाएगा। कोशिश करनी है कि टॉप 5 लोगों के अंदर आप अपना आइडिया ब्रेक कर दें। ये ग्रुप डिस्कशन का उसूल है। एहतराम के साथ, अगर आपने इत्तेफाक नहीं करना तो एहतराम के साथ। मैं अपने फाजिल दोस्त से अदम इत्तेफाक करते हुए अपना पॉइंट ऑफ ओपिनियन इस तरह देना चाहता हूं कि ये आप अपना ओपिनियन आ जाएगा। ये ग्रुप डिस्कशन का उसूल है। ग्रुप डिस्कशन के बाद जाएं, अल्लाह का शुक्र अदा करें, सिप फॉर्म में पानी पिएं, और उसके बाद जब आपकी कॉल आए ग्रेसफुली जाएं, इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि रिज़्क और इज्जत मेरे अल्लाह के हाथ में है। दुरूद शरीफ पढ़ते जाएं और
अल्लाह इंशाल्लाह आपका हामी नासर होगा। ये बुनियादी चीज़ें थी। ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट के हवाले से एक प्रॉपर वीडियो थी। इंटरव्यू के लिए इंशाल्लाह हमारा बैच शुरू होगा। मेरी टीम आपकी जो अपनी एनरोलमेंट करवाना चाहता है इंटरव्यू के लिए प्रॉपर, वो दिए गए नंबर पर रब्ता करके अपनी एनरोलमेंट करवा सकता है। तो बहुत से स्टूडेंट जिन्होंने ये तैयारी की है, ये कर रहे हैं, उन सबको बहुत सी बेस्ट विशेज उनके लिए। एक ही मैसेज है कि दुरुस्ती मत छोड़िएगा, बावजू रहिएगा, दुरुस्ती मत छोड़िएगा। अपने वालिदैन जो आपके सबसे बड़े बुजुर्ग हैं, जो आपके लिए सबसे बड़े आपके पीरो मुर्शिद हैं, आप उनकी खिदमत करें, उनकी दुआ लें, दुरुस्ती मत छोड़ें, बावजू रहें। इंशाअल्लाह कामयाबी, कामरानी, शादाबी आपका मुकद्दर ठहरेगी। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ बख्शे। अस्सलाम वालेकुम।